हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ विद कुशर पे। हम कुशर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज से थोड़ी सी हम आप सबके लिए एक स्पेशल लाए हैं मैथ्स का, है ना। 25-25 क्वेश्चन का से अथी रहेगी। क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन जो है ना कट करके लाए हैं, जो जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की रहेगी। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, इतनी गारंटी देने जा रहे हैं। एकदम बने रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब कर रुकना नहीं चाहिए। यदि अच्छा लगे तो है ना शेयर भी करते जाइएगा, है ना। लाइक तो रहे और कमेंट रहिए, बताइएगा कमेंट करके कैसा ये जो हम लेके आए हैं स्पेशल मैथ, ये कैसा रहेगा। ये जो है ना आपका एकदम मिश्रित रहेगा, किसी पार्टिकुलर कोई चैप्टर का नहीं रहेगा। और ये आपको सारे एग्जाम से जहाँ जहाँ हमको अच्छा क्वेश्चन दिखा हम वहाँ से काट काट के लाए हैं और आपके लिए लाए हैं स्पेशल, है ना। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाए हैं जो 2018 में जो है ना जिस प्रकार से आपका डिमांड कर रहा था, है ना, ग्रुप डी। और आपको पता है एनटीपीसी इस बार जो है ना इतनी गारंटी एनटीपीसी आपको किस प्रकार से होगी। और एसएससी के लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि एसएससी है ना कुछ क्वेश्चन एसएससी का जो है ना ये मेंस जैसा लेवल का क्वेश्चन है ना। तो इस बार जो एसएससी का जो मेंस का क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन को ही आप देख लीजिए क्या कर रहा है। देखिए बहुत मजा आएगा ये क्वेश्चन में, और आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपसे बननी भी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है, समझिएगा। क्वेश्चन का है कि एक्स बाई और फिर एक्स के रूप में 5 अंकों की कितनी संख्याएं, हाउ मेनी पॉसिबल नंबर्स, कह रहा कितनी ऐसी संख्या है जो कह रहा है 33 यानी 33 से डिवाइड है। 33 से डिवाइड होने का अर्थ है, समझिएगा, 33 से विभाग का होने का अर्थ क्या है कि 11 से भी कटना चाहिए और कहेंगे सर 3 से भी कटना चाहिए, ऐसे ना। कहेंगे सर 33 से कौन संख्या डिवाइड होगी, तो कहेंगे सर 11 से भी वो संख्या कटेगी और 3 से भी कटेगी, तभी कहेंगे सर वह संख्या क्या होगा 33 से कटेगा। इसे 33 से कटने वाला नहीं। और उस संख्या को आप देखिए वह संख्या कौन सा है, कहेंगे सर एक्स फिर वाई है फिर एक्स है और फिर एक्स, ये 5 अंक का बना है। बात समझ रहे ना। तो आप हमें सिर्फ ये बताइए कि यदि हम बात करते हैं इस संख्या की यदि हम बात करेंगे तो आप पहले 11 से डिवाइड कीजिए। तो 11 से डिवाइड करने का तरीका तो आपको पता है कि सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर हमेशा क्या होगी, शून्य होगी या फिर 11 से डिवाइडेड है। तो आप कहोगे कि सर यदि हम सम स्थानों के अंकों का योगफल की बात करेंगे तो ऐसे जोड़ना पड़ेगा, यानी कहिएगा सर 2x और प्लस क्या होगा y होगा। बात समझे कि नहीं समझे। और ऊपर में यदि हम जोड़ेंगे तो हम कहेंगे सर 2x होगा। कितना होगा जी, तो कहेंगे सर 2x होगा। अब ये दोनों का डिफरेंस कहेंगे सर या तो मेरा कितना जाएगा, शून्य जाना चाहिए, या तो हम कहेंगे सर मेरा 11 से डिवाइड होनी चाहिए। तो आप साफ साफ कहोगे सर यदि हम इसमें से इसमें घटाएंगे तो कहेंगे सर ई और ये तो कट जाएगा ना। बताइए समझिएगा थोड़ा सा, यदि हम घटाएंगे तो कहिएगा सर ई और ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या बाई। तो बाई का मान क्या है, तो बाई का मान कहेंगे सर हमको या तो सर 0 बनना चाहिए या तो क्या 11 चलना चाहिए या 11 का मल्टीपल चलना चाहिए। तो आप कहोगे सर यदि हम ये दोनों काटे तो ये 0 हो गया। अब बाई का मान बताइए 0 होगा फिर 11 होगा, क्योंकि यदि बाई का मान यदि हम 11 रखते हैं तो बाई तो यहाँ पे एक अंक है ना। बाई बताइए यहाँ पे क्या है, तो बाई यहाँ पे एक अंक है। बाई हमारी क्या है, तो बाई हमारी एक अंक है। और आपको पता है कि एक अंक जो है आपका 0 से लेकर सिर्फ कहाँ तक 9 तक जाती है। यदि 9 से ऊपर यदि कोई भी यदि संख्या लेते हो तो वो आपका कोई भी चीज है, जैसे 10 है ना 11 है, तो ये आपका अंक नहीं, ये आपका संख्या बन जाती है। और यहाँ बाई आपका क्या दे रखा है, तो कह रहा अंक मैक्सिमम कितना आप 9 तक पुट कर सकते हो। यदि आप 9 पुट करोगे तो कभी आपका अंतर शून्य जाने वाला नहीं है, क्योंकि सर अंतर आपका क्या आ जाएगा या फिर 11 का मल्टीपल है। सर बाई का मान या तो 11 रखिए या फिर क्या होगा, बाई का मान आपका क्या होगा, बाई का मान आपका या तो 11 होगा या फिर क्या होगा शून्य होगा। और आपको पता है 11 तो यहाँ पे आप रख सकते नहीं, तो आपका क्या शून्य पे जाएगा। समझ रहे बात, है ना। क्या जाएगा, यानी बाई का जो मान जाएगा वो क्या जाएगा, तो यानी कहीं से यहाँ पे हमको एक चीज फिक्स हो गई, यानी ये जो नंबर हमें मिला है ना, ये जो हमें नंबर मिला, ये हमें नंबर किस प्रकार की दिख रही है, तो कहीं से ये यहाँ पे जो हमें जो नंबर दिख रही है वो किस प्रकार की दिख रही है, तो कहीं से यहाँ पे सर x 0 फिर कहेंगे सर x, क्यों बाई का मान हम कितना संतुष्ट हो गए कि 0 हम रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं 0 रख सकते हैं। अब कहेंगे सर 11, अब ये कहेंगे सर ये जो संख्या है ये हमारा 11 से डिवाइड हो गया है, x 0 x, ये हमारा 11 से डिवाइड हो गया था। अब 11 से कोई मतलब है नहीं, तो हम कहेंगे सर अब 3 से देखते हैं। तो 3 से कौन संख्या कट सकती है, तो 3 से वही संख्या कटेगी जिनके अंकों का योगफल 3 से पूरा विभाज्य हो।
3 से कौन सी संख्या कटेगी? 3 से वही संख्या कटेगी जिनके अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो। तो आप एक चीज समझिएगा, इनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य तभी होगा जब x का मान या तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। और अंक कहेंगे सर 9 से ज्यादा तो हम रख सकते हैं नहीं, तो हम कहेंगे सर के संख्या बनने की संभावना है, तो कहेंगे सर के संख्या, तो इसके अकॉर्डिंग कहेंगे सर 3 है ना, 3 3 0 3 3 रखें तो एक संख्या बनेगा, छो से के हिसाब से छो 0 छो बनेगा, 9 के हिसाब से 9 9 0 9 9, यानी कहेंगे सर टोटल मिला कितनी संख्या बनने की संभावना है? तो कहेंगे सर 3 संख्या बनेगी। क्लियर ना? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्लस में आ जाइए। देखिए जी, ये क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर भी है मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है ना? क्वेश्चन क्या बोल रखा है? कह रहा 5 अंकों की एक संख्या, 5 अंकों की एक संख्या कितना कितना है? तो कहें सर ये 5 अंकों की संख्या जो है वो x बाई 2 3 5, जो कह रहा 3 से विभाज्य। कितना विभाज्य है? तो 3 से विभाज्य, जिसमें से ऑलरेडी आपको एक कंडीशन दे रखा है। क्या दे रखा है जी? x प्लस बाई जो है ना, या तो 5 के बराबर हो या 5 से क्या हो? छोटा। या तो 5 के बराबर हो या तो फिर क्या हो? 5 से छोटा हो। तो आपको बताना है कि x और y की संभावित मान कितना पॉसिबल है। आपको x y का संभावित मान बताना है जी, कि x y का संभावित मान कितना है, बताइए आपसे। ये वाला एक्स वाई का संभावित मान। अच्छा ये बताओ 3 से विभाज्य होने का तरीका क्या है? सर वैसे संख्या 3 से विभाज्य होंगे जिनके अंकों का योगफल 3 से पूरा पूरा विभाज्य। तो आप कहिएगा सर ये 3 तो खत्म हो गया सर, और 5 2 7 यदि हम 3 काटेंगे तो 1 बचेगा ना। तो हम कहेंगे सर ये देखिए x प्लस वाई, आज ये दोनों का योगफल देखो 1 है ना, ये देखो ये 1 बचा है। कैसा? x प्लस वाई, क्या यदि ये दोनों का मान यदि हम 2 रख लें तो 3 से कट जाएगा, यानी कैसा x प्लस वाई इक्वल क्या होगा जी? 2 होगा। तब ये 3 से कटेगा, इससे कटने वाला है नहीं। और भी हो सकता है क्या? क्योंकि पॉसिबिलिटी का क्या कितना हो सकता है उतना रखिए। तो कहें सर कुछ और भी हो सकता है, या फिर हम क्या कहेंगे? या फिर हम कहेंगे सर x प्लस वाई इक्वल 5 होगा या नहीं होगा, ये बताइए। क्यों? क्योंकि सर बोला है ना कि सर x प्लस वाई कितना 5 के बराबर हो या 5 से छोटा हो, तो 5 के बराबर भी तो होगा। यदि यहाँ पे 5 रखते हैं x प्लस वाई दोनों का मान, तो कहें सर 5 और 5 और 1 छोड़ तो भी 3 से कट जाएगा। यदि x प्लस वाई का मान 2 रखते हैं 2 और 1 3, ये भी कहेंगे से कट जाएगा, समझ रहे ना, वो भी 3 से कट जाएगा। तो कैसे ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा 5 3 8 यदि रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 से बड़ा हो जाएगा, तो वो आपका चलने वाला है नहीं। तो बताइए कितने पॉसिबिलिटी है, बताइए आप हमें, बताइए हमें कितनी पॉसिबिलिटी चलेगी। तो कहेंगे सर साफ साफ यहाँ पे कितना होगा? तो कहेंगे सर 1 यदि यहाँ पे रखेंगे, सॉरी ये इसको 0 भी कर सकते हैं, 0 करेंगे तो ये आपका 1 होगा, एक पॉसिबिलिटी। 1 प्लस 1, इसके अलावा होने वाला है नहीं। 1 प्लस 1 प्लस 1, बात समझ रहे ना, 1 प्लस 1। तो हम कहेंगे सर ये देखिए यदि हम इसको यदि हम 1 ये 0 प्लस 1 किए तो इसको भी तो 0 पर, इसको आप 1 इसको 0 भी बना सकते हैं, बना सकते, लेकिन ये 1 1 है तो दोनों का यदि इसको उलटिएगा भी तो 1 1 ही रहेगा, यानी इसके अकॉर्डिंग आपको कितना? ये 2 बनेगा, यानी कहेंगे सर सब मिला कितना? 3 को। अब वहां पे कहिएगा तो कहिए सर इसको 0 बनाइएगा तो ये कहेंगे सर 4 होगा, इसको 1 बनाइएगा तो ये कितना होगा? ये सॉरी ये 5 होगा और ये 4 होगा, और ये 2 बनाइएगा तो ये 3 होगा, और इसको कितना? मेरे ख्याल से अब यही चीज रिपीट होता चल जाएगा ना, तो कैसे ये रिपीट होते चल जाता नहीं कितना? कैसे इसी को यदि रिपीट कीजिए तो 3 3 कितना होगा? 6 गो बनेगा, यानी सब मिलकर पॉसिबल कितना हो गया? कैसे 3 गो इधर और प्लस 6 गो उधर, तो 6 3 9 गो बनेगा जी टोटल, यानी आपका आंसर कितना चलेगा जी? 9 चलेगा। समझ आ रहा है ना? आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग। देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, दिख रहा है अच्छा सा क्वेश्चन, क्लियर है ना? क्वेश्चन कह रहा है कि सर 2 कामगार ए और बी है। 2 कामगार कौन है? ए और बी है, जो कह रहा है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है। 2 मिलकर जब करता है तो 5 दिन पूरा करता है। कह रहा यदि ए ने वास्तविक है ना, ए ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से करता है उससे कार्य कितना? दुगुना कार्य क्षमता से कार्य क्या होता,
और बी ने वास्तव में जिस कार्य क्षमता से कार्य किया उसके 1/3, कितना 1/3 कार्य क्षमता से कार्य किया होता तो कार्य 3 दिन पूरा हो जाता। तो आपको बताना अकेले ए उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी समझिएगा, यदि ए की कार्य क्षमता में ऐसा करते कि ए की कार्य क्षमता ए मान लेते हैं, अब बी की कार्य क्षमता कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो कार्य यदि तो कहेंगे सर एक दिन में दोनों मिलकर करे तो ए प्लस बी कार्य करेगा, और कार्य ये दोनों मिलकर करता है तो कार्य कितना दिन में करके देता है, तो 5 दिन में करके देता है, समझे। और यही काम को देखो कौन करता है, तो कह रहा है ए अपनी कार्य क्षमता को दुगना कर देता है। यानी यदि एक है ना, ए की यदि कार्य क्षमता यदि ए है तो इस किस कैपेसिटी से कार्य करेगा, तो कहे सर 2a से काम करेगा। लेकिन बी बताइए, तो कहे सर बी कार्य सर 1/3 मतलब b/3 से काम करेगा, तो कार्य कितना दिन में करके दे रहा है, तो कहेंगे सर 3 दिन में करके दे रहा है। समझ रहे ना। अच्छा अब आराम से कैलकुलेशन कीजिए, तो कहिए सर कितना ये कैपेसिटी निकल जाएगा, तो हम कहेंगे सर 5 है ना प्लस 5b बराबर कितना हो जाएगा 6a और प्लस कितना b चलेगा। तो a को एक साइड b को एक साइड करेंगे तो इधर करेंगे तो कहेंगे सर a है ना, और इसको इधर कीजिएगा तो कहिए सर 4b। यानी a अनुपात b की यदि हम बात करें, a अनुपात b की बात करें तो हमें क्या निकल के आएगा सर 4:1। यानी ये आपका एफिशिएंसी निकल गया किसका, a और b का। और आपको पता है कि सर ए दुइयों मिलकर यदि करता है तो 5 दिन में करके दे रहा है, और दुइयों मिलकर एक दिन में कितना काम करके दे रहा है, तो कहीं सर 5 काम करके दे रहा है, तो एक दिन में 5 काम करता है और 5 दिन तक करता है, तो कैसे 25 काम है। और यही काम को किससे करवाना है, तो कह रहा है कि आपको बताना कि अकेले ए उस कार्य कितना दिन में करेगा, कैसे 4 से भाग देंगे, यानी 5×5 = 25 अब बटा कितना 4, इतना टाइम टेक करेगा। तो 5×25 = 4 कितना है, तो 6×1/4। क्लियर है जी, कोई दिक्कत। ये हर लेवल का ये हर लेवल के क्वेश्चन में ये काम देगा, एक चीज जान लो, है ना। बताना कमेंट करके, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब है ना शेयर करना मत भूलिएगा। अब हमको पता है कि आप तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे और लाइक भी कर दिए होंगे, ये हमको विश्वास, लेकिन हाँ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के कि देखिए भाई स्पेशल मैथ आ गई मास्टरमाइंड से, है ना, मैथ से आराम से मजा आएगा। कुछ सर के साथ पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि व्यंजक दे रखा है कितना 2x² प्लस 5x प्लस है ना 5 का न्यूनतम मान निकालना, मिनिमम मान। एक चीज समझिएगा, यदि आपके पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या हो, कुछ भी हो, है ना, और यदि आपसे पूछे या तो मैक्सिमम मान पूछ दे, क्या पूछे, या तो मैक्सिमम मान पूछ दे या फिर आपसे मिनिमम मान पूछे। समझिएगा ध्यान से, यदि x² का फोकस कीजिएगा, यदि x² के गुणांक में यदि प्लस का निशान है तो हमेशा आपसे मिनिमम पूछेगा, और यदि माइनस है x² के गुणांक में तो मैक्सिमम पूछेगा। देखिए x² के साथ क्या है, प्लस लगा हुआ है, तो आपसे क्या पूछा है, न्यूनतम पूछा है, मिनिमम पूछा है। लेकिन यदि इसके आगे यदि माइनस लगा हुआ होता, यहाँ पे यदि माइनस लगा हुआ होता, यहाँ पे माइनस लगा हुआ होता, तो आपसे मैक्सिमम पूछता, महत्तम मान पूछता। बात समझ रहे हैं ना, अच्छा से समझिए इस चीज को, क्लियर है। तो आपसे मिनिमम, लेकिन सबका एक फार्मूला होता है, वो ये होता है 4ac और माइनस b², 4ac और माइनस b² और बटा जो होता है बटा 2a होता है। आराम से मान निकालिए, एकदम से उत्तर आ जाएगा। बोलिए कितना चलेगा जी, रेड ले लेते हैं, चलिए कहेंगे सर 4 गुना कितना, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 5, अब माइनस b का मान कितना है तो 5, तो 5 का 25 बटा कितना, कहें सर 2 दूनी 4। कैलकुलेशन कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। नहीं ये सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं होता यार, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका ये 2 नहीं होता, यहाँ पे 4 होता है। कैलकुलेशन कर लो कितना आ जाएगा, कैसा, ये 5 और 20 दूनी 40, ये सिर्फ 5 और 20 दूनी 40, 40 में से 25 गया कितना 15, अब 15 बटा कितना हो जाएगा, ये आपका 8 ना बन जाएगा उस केस में, बटा 8 है ऑप्शन में क्या, ये आपका उत्तर चला जाएगा, इससे कम नहीं होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है जी, कह रहा है मूलधन, कह रहा है कि वह मूलधन राशि बतानी है ना, वह मूलधन राशि बतानी है। और देखिए बड़ा हो पाएगा क्या,
है ना। क्या कर आपको बताना, वह मूलधन राशि क्या है जिस पर दूसरे वर्ष, ये दोनों साल का नहीं बोला है, कह रहा दूसरे वर्ष 5%, दूसरे वर्ष कह रहा 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है 210। और आपको पता है कि दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से होता है वो होता है 5.25% होता है जी। और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कहीं से 210 दे रखा है, तो 210 का तुलना कितना 5.25 से, और निकालना है मूलधन तो 100 से गुना, यहाँ से हटाइएगा तो यहाँ भी 2 जीरो आएगा, कैलकुलेशन कीजिए 21 से काटिएगा तो ये 25 बार में कटेगा, अब 25 चौका, सो ये 4 बार में, और 4 पर कितना 3 जीरो आएगा, 1 2 3 जीरो। उत्तर है क्या? बड़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत मस्त है, एक चीज जान लो। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फिर से चक्रवृद्धि ब्याज ही मेरे ख्याल से दिख रहा है। अच्छा ये सब क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन सेम आ गया है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, बोला कि एक परीक्षा में 50% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 40% हिंदी में फेल हुए हैं, और कह रहा 15% दोनों में फेल हुए। मतलब आपका ये डायग्राम जो बनेगा इस प्रकार का से बनेगा, ये आपका इंग्लिश वाला है और ये आपका हिंदी वाला है ना। और कह रहा है इसमें 40% फेल हुआ है ना, और इसमें कितना हुआ है, तो अच्छा इसमें 50 हुआ है, दूसरा लिख दिए थे, इसमें 50% फेल हुआ है, और इसमें कितना हुआ है 40% फेल हुआ है, और दोनों में कह रहा है 15% फेल हुआ है। यानी फेल होने वाली प्रतिशत की बात करेंगे तो ये दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है, क्लियर ना। तो यदि आप इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, यानी 75% जो है ना फेल हुआ है, तो आपसे 5% ये 5% पूछा है, तो आपका कितना, बड़ी आसान क्वेश्चन था, ये आपका 25% चलेगा। चलो नेक्स्ट में आ जाइए जी, ये वाला हो गया। अब ये क्वेश्चन में आते हैं, चलो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, कह रहा है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई भी समान, रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई समान बोला है। कह रहा 10 सेकेंड में पार कर लेती, तो कह रहा रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो आराम से कहिएगा ना कि सर 200 को कह रहा कितना 10 सेकेंड में पार करता है, तो कहेंगे सर किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो क्या कीजिएगा 18/5 से आप गुना कर लीजिएगा, यानी कहिए सर 50 चौका 200, और कहिएगा सर 18 चौका है ना, 18 चौक 72, यानी 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन था जी। मछला बड़ी परेशान करता है ना, मारेंगे ना अपना पानी पिला पिला के मारेंगे पूरा। आओ ध्यान दो, क्वेश्चन को देख लो, ये वाला क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है अच्छा से। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक साइकिल सवार अपनी यात्रा प्रारंभिक 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की औसत चाल से तय करता है। कह रहा है एक अन्य 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, और कह रहा आखिरी जो है 30 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो कह रहा पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। और यूं आपको पता है कि भाई औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुल दूरी, अब बेटा क्या होता है जी, बोलिए, कुल समय होता है, ये होता है ना। आराम से लगाइए फॉर्मूला, एकदम से उत्तर आएगा, ये गारंटी है हमारी। चलिए कुल दूरी कितना गया है, तो कहें सर 20 पहले गया है 40 है ना, 20 पहले गया है, 10 उसके बाद गया, 30 उसके बाद गया, तो कहें सर टोटल 60 गया है। टोटल कितना गया है, तो कहें सर टोटल 60 गया है। अब कहेंगे सर कितना, बोलिए 20 गया है, कैसे 20 गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो इसका अर्थ है कि आधा घंटा लगा होगा, है ना, कितना लगा होगा,
तो कहेंगे सर आधा घंटा यानी 1/2। फिर कहेंगे सर 10 किलोमीटर गया है, 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कहेंगे सर 1 घंटा लगा होगा। फिर कहेंगे सर 30 किलोमीटर गया है, कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कहेंगे सर 3/4 जो है ना सर 4 समय लगा होगा। आराम से कैलकुलेशन ही तो करनी है। बोलिए कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर कैलकुलेशन करें तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, हम कहेंगे सर इसका एलसीएम जो हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम आराम से लिख सकते हैं 60 ऊपर भेज देते हैं 4 को, क्लियर है। जब ऊपर 4 को भेजिएगा तो कहिए सही कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 ना, हाँ 2 और 4 2 6 और 6 3 कितना हो जाएगा 6 3 9। अब काटिए तो कैसे 20 तिहाई, ये 20 तिहाई 60 और 3 तिहाई, यानी कहेंगे सर 20 चौक 80, 80/3 किलोमीटर बराबर हो जाएगा जी। ऑप्शन में होनी चाहिए। यानी 68 कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, 26 तिया 78 यानी 26.67 चलेगा। बड़ी आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी कैलकुलेटिव था हल्का सा, और कोई कैलकुलेटिव था ही नहीं। अगले पास की ओर बढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। ये आपका हो गया है, ये आपको देखना है। कते आसान क्वेश्चन, कितना लंबा क्वेश्चन, बाप रे मार दल्ला हमारा जाके आओ ध्यान दो क्या कर रहा है, कह रहा है देखो, कह रहा है एक पिता एक माता एक बेटा सोनू, और कह रहा है बेटियां सविता और सोनिया, मतलब सब मिला के 1 2 3 4 और 5 मेंबर है। का योगफल कितना है जी, तो कह रहा है 96 है। कह रहा है सोनू परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। कह रहा है कि है ना, जिस वर्ष सोनू का जन्म हुआ तब परिवार के सदस्यों की आयु का योगफल कितना था, है ना। देखो अभी जो है आयु का योगफल कितना है, कह रहा है 96 है, और जिस वक्त पैदा हुआ था कौन, सोनू, जिस वक्त सोनू पैदा हुआ था उस वक्त उस परिवार की आयु का योगफल कितना है, तो 66 है। समझिएगा ध्यान से। तो कह रहा है यदि अब पिता की आयु सोनू की वर्तमान आयु की कह रहा है कितना है 6 गुना है, तो कह रहा है बताना कि अब से 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अच्छा आप ये बताइए कि जब सोनू पैदा हुआ था तब से जो एज बढ़ेगा, तो कहीं से सबका एज बढ़ेगा, सबका एज बढ़ेगा, ऐसे नो, किसका किसका एज बढ़ेगा, तो कहेंगे सर देखिए सोनू के जन्म के समय मेंबर जो थी, जो आपका 66 आपका योगफल जो है वो 5 ही मेंबर का था ना। अब वहां से जैसे दिनों दिन है ना, 2001 2002 2003 2004 2005 इस प्रकार से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बढ़ेगा। तो देखिए जितने भी है सबका वृद्धि होगा ना, सब। जैसे कोई यदि 27 साल का तो 28 साल का होगा, 2 साल रहेगा तो 1 साल रहेगा, तो 2 साल रहेगा तो 29 का हो जाएगा, सब होगा ना। और कहेंगे सर जो भी पैदा हुआ वो कहेंगे सर 2 साल का होगा, यानी जो साल में जो वृद्धि होगा सबका बढ़ेगा, ऐसा नहीं किसी एक का होगा। बात समझ रहे ना। जैसे मान लीजिए मान लीजिए मेरा कहने का था कि अभी मान लो कि ये ए जो है भी पैदा हुआ है, और इसके पहले जो है ना 4 को पैदा हो ले, ये 4 पैदा हो ले, तो कहेंगे सर 1 साल की बाद है ना, 2 साल के दिन बात करेंगे, तो कहेंगे सर ई भी 2 साल बढ़ा होगा, ई भी 2 साल बढ़ेगा, ई भी 2 साल बढ़ेगा, ई भी 2 साल बढ़ेगा, और ये भी 2 साल बढ़ेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे कि यहाँ पे सॉरी ये सिंपली क्या है ना, सिर्फ आदि है, तो हम कहेंगे सर ये जो है ना 2 साल की बात करेंगे, 2 साल बाद की बात करेंगे, 2 साल यदि हम बाद की बात करें तो कहेंगे सर ये इसका एज कहेंगे सर इसका एज 2 साल होगा। लेकिन यही हो कि इस सबका एज पता नहीं चलेगा, लेकिन बढ़ेगा तो ये भी 2 साल 2 साल 2 साल। जाने मन तो खूब है, आओ ध्यान दो। तो अब साफ साफ कहेंगे सर, अब देखिए जब सोनू का जन्म हुआ था तो उस वक्त एज कितनी थी, 66 थी, और कह रहा अभी जो है सोनू के साथ कितना है 96 है। इसका अर्थ यहां से बताइए ये कितना साल ज्यादा है, तो कहेंगे सर 36 साल ज्यादा है। 36 है नहीं 30 साल ज्यादा है। कितना साल दिख रहा है बच्चा सब, 30 साल ज्यादा है। और 30 साल में आप कहोगे सर 5 न बढ़ा होगा,
यानी उसके जन्म के समय परिवार में जो सदस्य थी, बेचारा वो जो सोनू जन्मा है, उस वक्त कहेंगे सर सोनू का जन्म है ना, धीरे धीरे उसका आयु बढ़ रहा है, और बाकी जो जन्मल था है ना जो जन्म ले चुका था उसका क्या एज बढ़ रहा है, और सोनू भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। तो कहेंगे सर ये जो 30 साल बढ़ा है, ये 30 साल जो बढ़ा है, इस 30 साल जो योगफल है, ये 30 साल जो योगफल, ये 30 साल जो बढ़ा है, वो सब मिलके बढ़ा होगा। तो सब मिलके बढ़ा का अर्थ कितना मेंबर, तो 5 ही मेंबर है ना। तो 5 मेंबर का अर्थ है एक मेंबर ने कितना बढ़ा है, तो एक मेंबर ने 6 बढ़ा है, एक मेंबर ने कितना बढ़ा है, तो एक मेंबर 6 बढ़ा है। तो जब एक मेंबर 6 बढ़ा है तो कहेंगे सर सोनू तो जन्म ही लिया था उस वक्त, तो यदि 6 साल बढ़ा है तो उसकी एज भी तो 6 ही साल है ना। उसकी एज कितनी है, उसकी यदि एज 6 साल है तो उसके पिताजी के बारे में बोल रखा है कि पिताजी जो है सोनू के वर्तमान आयु का कितना है, 6 गुना है। तो कहेंगे सर छोछक 36 उसके पिताजी हो जाएंगे। अब भी छोछक 36 साल के, लेकिन कह रहा है कि अब से 12 साल बाद, क्या कर रहा है, अब से 12 साल बाद पिता की आयु क्या होगी, तो 12 साल और ऐड कर लेते हैं, तो कहेंगे कि सब 48 साल है ना। इसकी एज कितनी हो जाएगी जी, यानी उसकी जो उम्र है किसकी, उनके पिता की जो होगी वो 48 साल होगी। समझ आया अच्छा से। सोनू हो गया बेटिया, और ये वाला, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि ए की तुलना बी जो है दुगना कार्य है ना, दुगना अच्छा श्रमिक है। मतलब ए और बी के यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो ये 2:1 हो जाएगा है ना। तो बोथ क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, बोथ दोनों मिलके, तो हम कहेंगे सर 2 और 1 3, ये आपका क्षमता का रेशियो है। किसका रेशियो है, ये क्षमता का रेशियो है। तो आप समय का रेशियो निकाल लो, तो इसका उल्टा होता है ना जी। तो इसका एलसीएम कितना 6 चलेगा, यानी 3 6 और ये कितना 2। तो कह रहा है जिसकी वजह से कह रहा है कितना 10 दिन कम लेता है। यहां बताओ कितना दिन कम ले रहा है, तो कहें सर 3 कम ले रहा है। तो कह रहा है बी अकेले इस काम कितना दिन में करेगा, तो बी 6, तो 6 सब कर दीजिए। हम कहेंगे सर 2 से कटेगा, यानी 10 दूनी 20, आपका ये 20 उत्तर आएगा, देख लीजिए 20 आएगा। चलिए कौन हो गया था, ये हो गया था, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए तो क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति ने किसी दुकान है ना, एक व्यक्ति ने किसी दुकान से 2 वस्तु, एक वस्तु एक्स दूसरी वस्तु वाई खरीदा है। कह रहा है बिक्री कर से पहले, कह रहा है बिक्री कर से पहले मूल्यों का योगफल कितना था। मतलब जब बिक्री कर नहीं लगा था तो उस वक्त मूल्य कितना था, तो मूल्य उस वक्त था 130 रुपया। कितना था 130 पे। कह रहा है कि वस्तु एक्स पे है ना, वस्तु एक्स पे कह रहा है कोई बिक्री कर नहीं लगता, ये इस चीज को फोकस करना था सर। वस्तु एक्स पे बिक्री कर नहीं लगता, लेकिन वाई पे कह रहा है कितना 9% बिक्री कर लगता है। तो कह रहा है कि बिक्री कर को शामिल करके है ना व्यक्ति ने कितना रकम चुकाया है, तो कह रहा है रकम चुकाया है 136.75। तो आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि है ना बिक्री कर जोड़ने से पहले वाई का मूल्य क्या है। आप एक चीज समझिएगा कि वैसे यहां पे देखिए कि जब तक बिक्री कर नहीं दिया था उस वक्त तो इसका मूल्य ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है, दोनों का कहीं से 130 दे रखा है। तो बिक्री कर लगा किस में है, तो बिक्री कर तो सिर्फ बाई में ना लगा है जी, बिक्री कर 90% जो लगा है वो किस में लगा है, तो बाई में लगा है। और बिक्री कर सिंपली समझिएगा जिसपे बिक्री कर लगानी है तो उसका तो मूल्य, उसका तो खर्चा ज्यादा आ नहीं रहा है। खर्चा किसका ज्यादा आएगा, तो जिसपे कर लगा है उस पे ना। तो जिसे मान लो मेरा कहने का तो उसमें जिसपे समझिए इसी को, जिसपे कर लेगा उस पे ना, तो कहीं से बाई पे लगा है तो बाई पे कितना 9% का, तो जैसे बाई का जितना भी मूल्य होगा उसी का 9% एक्स्ट्रा लगा है और उसी की वजह से ये एक्स्ट्रा हुआ। एक्स्ट्रा कितना 6.75 ये, और आपको कहोगे सर ये 9 के बराबर होगा, सर ये 9 के बराबर होगा, तो आपको निकालना उसका मूल्य क्या था, तो 100 से गुना करना है। कैलकुलेशन कीजिए है ना, 9 से मेरे ख्याल से जरूर कटेगा, यहाँ पे हटाओगे तो ये खत्म हो जाएगा,
आप है ना, ये 9 से काटिए तो 9 छक 9 सती 63, 9 पचे 45, आने कहेंगे सर बाई का जो मूल्य है वो 75 रुपया। क्लियर है? अगले पेज की ओर बढ़िए। चलिए ये वाला क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, दिख रहा है क्वेश्चन अच्छा से? चलिए इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है ना? अच्छा सारा क्यों इधर कर दे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्री शर्मा की वसीयत के अनुसार कह रहा उनकी जायदाद का आधा हिस्सा जो है ना पत्नी को दिया जाता है, कह रहा बाकी हिस्सा उसके 2 पुत्र रवि और राज को दिया जाता है। किसको? रवि और राज को। फिर कह रहा कुछ वर्ष बाद रवि की मृत्यु हो जाती जो बड़ा भाई है। अच्छा समान बड़ा बता, और कह रहा ये मृत्यु हो जाती, कह रहा वह अपनी जायदाद जो है आधा हिस्सा अपनी विधवा पत्नी को देता है, मतलब जो बहू होगी है ना, और आधा कह रहा बाकी अपने हिस्से बड़का है ना भाई में बड़ी प्रेम है तो कह रहा राज को दे देता है। तो कह रहा है कि जब राज की मृत्यु होती तो कह रहा वह अपनी है ना आधा जायदाद जो है विधवा पत्नी को के लिए छोड़ता है और बाकी अपनी माँ को है ना, बाकी अपनी माँ को जो अभी जिंदा है ना, बड़ी बेचारी शोक मनाएगी मैं बेटे है ना, तो कह रहा है कि माँ के लिए छोड़ देता है। तो कह रहा है कि जो अभी जिंदा है तो कह रहा है माँ अब कितना 88,000 रुपये मूल्य की जायदाद है ना, जायदाद की मालकिन है। तो बताना कि श्री शर्मा की जायदाद का कुल मूल्य कितना था, कुल कीमत कितना, मतलब श्री शर्मा के पास कितना मूल्य था। चलो क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है और क्वेश्चन में 1 पैसा का दम है नहीं जी, ऐसा तो मेरे ख्याल से प्यार है भगवान सबको दीजिए है ना, भाई बहन में जो ये क्वेश्चन दर्शा रहा है। आओ ऐसा करें, क्या करोगे, ऐसा कर लेते हैं कि सर टोटल जो है ना हम 200 मान लेते हैं, सपोजिट कुछ ही मान सकते हैं, ये 200 ही जरूरी नहीं है। तो श्री शर्मा के क्योंकि जो क्वेश्चन हमको दिखा उसके अकॉर्डिंग मान रहे हैं। यदि हम 200 मान लिए तो कहिएगा कि सर पत्नी को जो है ये श्री शर्मा का है ना टोटल जो जायदाद था हम 200 मान लिए, तो कहें सर श्री शर्मा अपनी पत्नी को कितना देगा, तो कहें सर 50 देगा, सॉरी 50 नहीं 100 देगा ना, आधा 100 देगा और बाकी जो है दोनों बेटे को क्या देगा, तो कहेंगे सर दोनों बेटे को 50-50 देगा। कितना देगा? दोनों बेटे को 50-50 देगा। अब ध्यान दीजिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, बहुत मजा आएगा। 50-50 देगा। अब देखिए ये मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका ये रवि है, ये रवि है और ये आपका क्या है राज। कर कुछ दिन के बाद जो है ना का रवि का देहांत हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है। तो रवि का जब मृत्यु होता है तो ये क्या करता है कि अपनी आधा हिस्सा पत्नी को दे देता है। आपको मां की चाहिए तो मां को निकालना है, तो आधा हिस्सा 50, उसके पास 50 है तो 50 का आधा मतलब 25 अपने पत्नी को देता है और 25 किसको दे देता है, तो 25 कहेंगे सर राज को देता है। यानी राज के पास अब जो हिस्सा उसके पास है कितना है, 75 है। कितना हिस्सा है? 75 हिस्सा है। समझ रहे बात को ना, राज के पास कितना है, 75 हिस्सा है। अब कुछ दिन के बाद कर राज की भी मृत्यु हो जाती है और कह रहा है वही सेम कंडीशन करता है कि आधा अपने पत्नी के लिए छोड़ देते, भाई मर जीवे हमें मर गलिए तो हम मर जाएंगे तो हम कन्हैया खाए पिएगी कि नहीं पिएगी, हो सके मैया हमारे नहीं देखे तो इसलिए आधा आधा बांट दिया, पहले वसीयत में लिख दिया है। बड़ी होशियार बंदा है। आगे देखो तो कह रहा कि अब क्या कहता है, ये जब मरता है तो कह रहा आधा हिस्सा अपने पत्नी को देता है और आधा जो अपने, तो सिंपली से बताइए ये इसका आधा देगा है ना, इसका आधा देगा ना, तो बोलिए इसका आधा कितना होगा, तो इसका आधा हम कहेंगे सर इसका आधा 25, इसका आधा कितना सर है 12, यानी मां के पास जो टोटल जायदाद हो जाएगी वो कहेंगे सर कितना 132.5, सॉरी 132 नहीं 137.5 जायदाद है जी, यानी इतना उसने उनके पास अभी जो है ना जायदाद है। तो कह रहा आपसे पूछा गया और इसी है ना, इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, तो कह रहा है सर 88,000 कितना है 88,000 दिया हुआ है। 88,000 का तुलना हम किससे कर लें,
तो 137.5 आपको निकालना क्या है, तो कहेंगे सर पूरा जायदाद पूछा था यानी 200 निकालनी है। आप कहोगे सर यहाँ से हटाइएगा सर, 1 जीरो आएगा, कहिए सर 4 बार में काटिएगा सर, 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 5 से यदि काटिएगा तो कहिए सर 5 दूनी 10 और 7 पचे 5 दूनी 10 और 7 पचे 35 और 5 पचे 25। आप 11 से काट सकते हो, 1 88, 11 से काटिएगा तो 25 बार में कटेगा। तो कहिए सर 25 80 है ना, चलिए हम 25 से इधर काट लेते हैं, बोलिए 25 से काटिएगा 100 को कितना, 25 80 200 यानी 16 बार में कट जाएगा। 16 8 28 से 128, फिर कितना 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो है ऑप्शन में क्या, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप देख लो आराम से, कुछ दिक्कत है क्या नहीं, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, इस क्वेश्चन में आइए, कह रहे 2 बराबर धनराशि, देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखिए कह रहा 2 बराबर धनराशि, कह रहा 5% और 4% के साधारण ब्याज के उधार ली गई, कह रहा 4 वर्ष के अपरांत, कह रहा कुल कह रहा कितना इतना मिला है। तो सिंपल अरे 100 रुपये यदि हम देते हैं तो कहेंगे सर 100 रुपये यदि हम देते हैं तो यहाँ पे 105 मिलेगा और यहाँ पे कितना मिले, अच्छा 4 साल में ना, 4 साल में कितना, तो 5 चौक 20 यानी 120 मिलेगा और ये 4 चौक 16, 116 मिलेगा, है ना। तो कुल ब्याज यदि देखोगे ऐसे, ये 100 से हमको मतलब है नहीं, तो कुल ब्याज कितना हो गया आपका, टोटल ब्याज जो मिलेगा 36 मिलेगा ना, और यही 405 जो है यही 36 का वैल्यू है। आपसे पूछा गया कुल कितने उधार लिया गया, तो कहें सर 100 2 बार ने दिया है तो 200 उधार लिया गया है। 9 से तो कट ही रहा है भाई, 9 चौक 36, आप 9 से काटिए, देखिए 9 से कितना बार कट रहा है, तो कहेंगे सर ये 9 चौक 36 9 पचे 45, आदि से काटोगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, 45 पचे कितना हो जाएगा 0, 5 पचे 25 और 5 चौक 20, 5 चौक 20 20 और 2 22, आपका कितना चलेगा जी, यानी टोटल यदि पूछा जाए तो हम कहेंगे सर 2250, लेकिन 2250 है नहीं, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, तो कहेंगे सर आंसर हमारा ये जाएगा, मतलब ये टोटल धनराशि नहीं पूछा है, यहाँ पे जो कुल धनराशि नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे जो होनी चाहिए ये होना चाहिए कि प्रत्येक को कितना दिया गया है। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हमको लग रहा है मिस्टेक है, कुल नहीं, कुल तो आपका 200 ही दिया गया ना, कि 2 आदमी को दिया गया है, समझ रहे बात को। तो इसका अर्थ ये हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि सर यदि ये उत्तर दे रखा, मेरे ख्याल से ये उत्तर दिया हुआ होगा, यदि ये उत्तर दिया हो तो कहेंगे सर प्रत्येक का है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये मेरे ख्याल से एमडीएच वाला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन कह रहा है सर 12 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं और एक दीवार बनाने में उन्हें 10 दिन लगते हैं, कह रहा है यदि 8 व्यक्ति उपलब्ध हो तो कह रहा है काम 8 दिन में पूरा करना, तो प्रतिदिन कितना काम करेगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, एमडीएच पे लगाओ उत्तर आएगा, ये गारंटी हमारी है। हम कहेंगे सर 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है तो एक दीवार बनाता है कितना दिन में, 10 दिन में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 ही व्यक्ति उपलब्ध है लेकिन 8 दिन में बनाना है, तो आपसे पूछा गया कि कितना घंटा प्रतिदिन काम करे, आराम से उत्तर ले बोलो कितना जाएगा उत्तर। हम कहें सर 8 से 8 कट जाएगा सर एकदम से, सर चरतिया ही 12 और ये 5 दूनी 10, तो ये भी 8 कट जाएगा, यानी 15 उत्तर आपका चलेगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला मेरे ख्याल से एलिगेशन क्वेश्चन है, देख लो। कह रहा है एक दूध बेचने वाला, कह रहा कैसे, एक दूध बेचने वाला 8.5 के हिसाब से, कह रहा पानी कितना मिला, तो पानी कहेगी सर 0 के हिसाब से मिलाएगा,
तो जिसकी वजह से हो कितना जाता है 12.5। आराम से एलिगेशन लगा दे भाई। आप कहोगे सर ये 12.5 और ये दोनों में अंतर कितने का चल रहा है, तो 4 का चल रहा है। आप आराम से यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो डाल सकते, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। 5 से काटोगे तो 25 पचे 25 से 8 पचे 40। देखिए क्या बोला है 8 पचे 40 का 28 लीटर दूध खरीदा है ना, तो 28 का तुलना किससे करोगे आप 25 से करोगे। आपसे पूछा गया कितना पानी मिलाएगा, तो पानी को आप 8 से गुना कर लो, है ना। कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ जाएगा आपको उत्तर, आप खुद से कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन को देखो क्या बोला है ना। क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में सारा एंगल तो दे रखा है, तो आपको बताना है कि BCD मतलब ये वाला एंगल बताना है कि ये BCD ये वाला एंगल का मान क्या होगा, ये वाला कोण, ये वाला एंगल क्या होगा। अच्छा आप ये बताओ कि वैसे आप सब तो पढ़े होंगे कि भाई यदि भी किसी भी है ना एक चाप से यदि हम दो कोण बनाते हैं तो ये कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है ना। तो आपको यदि ये देखो ये 30 है तो कहीं से ये भी 30 होगा, 30 डिग्री बेहतर है, ये भी कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ये देखो 70 डिग्री या 30 डिग्री, तो कितना ये 70 डिग्री 30 डिग्री 180 नहीं 100 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों ये वाला ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180, यानी कि ये सर 80 डिग्री चलेगा। अगला प्रश्न को देख लीजिए। आइए नीचे से देखते हैं थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कंटिन्यू आएगी, टेंशन लेने कोई बात नहीं है ना। ये वाला देखिए, बस अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमको पता है आप तक अभी तक लाइक कर दिया, लेकिन ये बातें शेयर नहीं किए होंगे, शेयर करो जल्दी से ना। और ध्यान दो क्वेश्चन क्या बोला है, बोला सर ये सारा कंडीशन तो दे रहा है, दी गई आकृति में ए भी क्या है इसका व्यास है। चलो ठीक है, कहा जिसका केंद्र कह रहा है कि है ना ओ है, दिया गया है जो कह रहा है कि कितना फोकस करना है, ये और ही बड़ा कर देते थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, साफ साफ बता रखा है कि सर कौन ECD, कहाँ ECD, ECD मतलब ये वाला एंगल के बारे में देखो क्या बोला है। तो ये एंगल के बारे में आप किससे बोला है कि ये 32 डिग्री है, और साथ में कह रहा है EDC मतलब ये वाला भी क्या है 32 डिग्री है, 32 डिग्री है ना, 32 डिग्री है। और ये भी आपका कितना है 32 डिग्री। आपको पता है 32 कितना हो जाएगा 164, है ना। तो आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा गया कि आपको बताना है कि कौन CEF, अच्छा ये वाला एंगल, और फिर COF ये वाला एंगल। आपको पता है ना, एक चीज समझिएगा, वैसे कहिएगा कि इसमें देखिए दो लगेगा, एक ये क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होता है ये दोनों एंगल का योगफल होता है, बात समझे। और ये सर्कल में आपको पता होनी चाहिए कि सर एक जो है ना किसी भी चाप से है ना ये परिधि पे जो एंगल बनता है सेंटर पे उसका डबल होता है, ये थीटा आती है कितना होता है 2 थीटा होता है, पढ़े हो ना, ये चीजें मालूम होनी चाहिए तभी ये बनेगा। तो आपको अगर साथ ये दोनों का हम चाप से बात करें है ना, EC है ना, F और C की बात करें, देखिए यहां से ये देखिए बनाया थी, बना है ना, क्लियर है ना। तो आपको जब ये बन रहा है तो आपको वैसे इसी का देखो ये सेंटर पे बन रहा है, तो कहोगे से इसका ये डबल होगा, मतलब ये कितना होगा 64 डिग्री होगा, कितना होगा ये 64 डिग्री। फिर कहेंगे सर ई जो होगा ये त्रिभुज, ये देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण है ना जो कि सर ई दोनों के योगफल के बराबर होगा, मतलब ये दोनों के योगफल के बराबर ना 64 डिग्री ये भी होगा। 64 कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। आज क्लास यहीं पे रखते हैं, लाइक सब्सक्राइब रुकनी नहीं चाहिए, और शेयर तो एकदम से नहीं रुकनी चाहिए। बड़ी मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, स्पेशल मैथ, ठीक है। आज क्लास में यहीं पे रखते हैं।